गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए बच्चों, हमने क्लास 12th आरबीएससी बिजनेस स्टडी में जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 में प्रबंध प्रक्रिया, कार्य, प्रबंधकीय भूमिका में स्तर, इसमें हमने एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया है पार्ट 1 और ये आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम प्रबंध के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रबंध का कार्य है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। तो बच्चों, संगठन जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है, अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के संसाधनों और मानवीय प्रयासों में क्या किया जाता है, संबंध स्थापित करने का काम किया जाता है कि न्यूनतम प्रयासों से ज़्यादा परिणाम प्राप्त किए जा सके। प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था की संपूर्ण क्रियाओं को निश्चित और वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच में अधिकारों एवं दायित्वों का विभाजन किया जाता है तथा उन सभी व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है। तो संगठन जो होता है व्यक्तियों का एक समूह होता है और इसके अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संस्था के संसाधनों, मानवीय और भौतिक संसाधनों में क्या किया जाता है, समन्वय स्थापित करने का काम किया जाता है। बात करते हैं इसके बाद में अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारे पास है संगठन की विशेषताएं, संगठन के लक्षण या संगठन की प्रकृति। तो बात करें, व्यक्तियों का समूह होता है। सबसे पहली विशेषता है कि जो संगठन होता है वो व्यक्तियों का समूह है। यह समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि जो समूह होता है, जो संस्था के कार्यकारी नेतृत्व होते हैं, जो कार्य करने वाले, जो मध्यम स्तर के, उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, उनके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। यह प्रबंध का साधन एवं कार्य है। जो संगठन होता है वो प्रबंध का साधन होता है और प्रबंध का एक कार्य भी है। इसमें निर्देशन क्षमता होती है जिससे समूह के प्रयासों को नियंत्रित किया जाता है। यानी संगठन को हम निर्देशन दे सकते हैं। यानी संगठन के जो कार्य होता है इसके अंदर निर्देशन क्षमता होती है जिससे समूह के प्रयासों को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि समूह के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उनका निर्देशन करना पड़ता है जिससे वो क्या करते हैं, जो उनके इंडिविजुअल प्रयास होते हैं, एक व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, उन व्यक्तिगत प्रयासों को समूह के रूप में जोड़ा जाता है। इसमें श्रम, अधिकार एवं दायित्व के विभाजन का नियोजन किया जाता है। श्रम, अधिकार एवं दायित्व के विभाजन का क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है कि किस प्रकार श्रमिकों में उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व उनको बांटे जाए, इस करने का काम नियोजन के अंतर्गत होता है। तो ये संगठन की विशेषता के अंतर्गत आता है। संगठन कार्य करने वालों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। संगठन जो होता है बच्चों, वो जो जितने भी व्यक्ति उनके अंदर काम करते हैं समूह के अंदर, उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट करने का काम जो होता है वो संगठन का होता है। यानी कि सभी व्यक्तियों का आपस में संबंध किस प्रकार से स्थापित हो। फिर आगे बात करें, यह सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करता है। सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करने का काम संगठन के अंतर्गत होता है। फिर बात करें, यह कार्यों एवं दायित्वों के स्वरूपों को निर्धारित करने का काम करता है। कार्यों एवं दायित्वों के स्वरूपों को निर्धारित करने का काम जो होता है बच्चों, वो संगठन के अंतर्गत होता है। फिर बात करें, यह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी जो प्रबंध का कार्य होता है, संगठन का जो कार्य होता है, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसके बाद में बात करें बच्चों, संगठन की प्रक्रिया। तो संगठन की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर के प्रबंधक को पूरी करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में कभी अधिक सोपान पार करने पड़ते हैं तो कभी कम सोपान पार करने पड़ते हैं। सोपान का मतलब है स्तर, ठीक है। कभी किसी प्रक्रिया में ज़्यादा स्तर होते हैं, यानी ज़्यादा लेवल्स होते हैं, और किसी में कम होते हैं, उनको अपने को पार करना पड़ता है। किंतु सामान्यतया इस प्रक्रिया में निम्न सोपान प्रमुख माने जाते हैं। कौन कौन से सोपान प्रमुख माने जाते हैं, देखिए जरा। संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना। संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना संगठन की प्रक्रिया का पहला स्तर है। कार्यों का विभिन्न भागों में विभाजन करना। जो संस्था के कार्य होते हैं उन कार्यों को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया जाता है।
क्रियाओं का समूहीकरण करना, यानी जो व्यवसाय के अंदर, संस्था के अंदर जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का समूहीकरण करने का कार्य जो होता है वह संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। कर्तव्यों की व्याख्या करना, जो संगठन के अंदर, समूह के अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों की अपने को क्या करनी पड़ती है, व्याख्या करनी पड़ती है। तो ये व्याख्या करने का जो काम होता है ये भी किसके अंतर्गत होता है बच्चों, संगठन के अंतर्गत होता है। फिर अपन इसके अंदर बात करें, हमारा जो अगला टॉपिक है उसके अंतर्गत हम देखते हैं योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना, यानी योग्य व्यक्ति को कार्य सौंपने का जो काम होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो संगठन के अंतर्गत किया जाता है। फिर बात करें भौतिक साधन एवं वातावरण उपलब्ध करना, तो भौतिक साधन और वातावरण उपलब्ध करने का जो कार्य होता है वो संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। भौतिक संसाधन और कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने का काम संगठन के अंतर्गत किया जाता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि जो अधिकार होते हैं उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, तो अधिकारों का प्रत्यायोजन कहलाता है। आपसी संबंधों का निर्धारण करना, आपसी संबंधों का निर्धारण करना संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बात करते हैं फिर बच्चों, अगला हमारा जो यहाँ पर कार्य दे रखा है डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देता है। यानी कि एक प्रबंधक जो होता है अपने नीचे जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं उनके अंडर में जो काम करते हैं, उनके अधीनस्थ जो काम करते हैं, उन व्यक्तियों को आदेश और निर्देश देने का जो कार्य होता है प्रबंध के, इस निर्देशन कार्य के अंतर्गत होता है। उनके कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है ताकि वे कर्मचारी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी रूप से योगदान कर सकें। तो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है, उनका पर्यवेक्षण, निरीक्षण और मार्गदर्शन करना जरूरी होता है। तो ये सारे कार्य जो भी आते हैं बच्चों वो निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, यही क्या कहलाता है बच्चों, निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के अंतर्गत ये होता है बच्चों कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करें ताकि अधिकतम सफलता अपने को प्राप्त हो सके, अधिकतम लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो यह निर्धारित करने का कार्य निर्देशन के अंतर्गत आता है। प्रबंधक निर्देशन के द्वारा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करता, बल्कि वह संस्था तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का भी क्या करता है बच्चों, प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन का कार्य जो